Hello and welcome students. Myself Tripti Arora, faculty of English Resonance PCCP. So today we are here to revise our first chapter from your main course book, that is First Flight. Chapter number 1, A Letter to God, और इसी के साथ हमारी दो poems हैं, that is Dust of Snow and Fire and Ice. Both are written by Robert Frost. बहुत छोटी छोटी poems हैं, but इनका जो meaning है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा important है. ठीक है, तो विदाउट एनी डिलेज वी शैल स्टार्ट विद द चैप्टर. तो पहले हम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, इसका पूरा समरी देखेंगे. समरी देखने के बाद मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको यूजफुल रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, और उसके बाद फिर हम पोएम्स करना स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द चैप्टर इज अ लेटर टू गॉड. सो देयर इज दिस हार्ड वर्किंग फार्मर लेंचो, जो कि बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है अपने काम के लिए. सो लेंचो वॉज अ डेडिकेटेड फार्मर. He was expecting a decent harvest. वो फार्मिंग करता है और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक डिसेंट सा, मतलब उसकी फैमिली चल जाए ईयरली, उसका जो एक्सपेंसेस हैं वो सब निकल जाए, तो वो एक हार्वेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा होता है. However, to his grief, a hailstorm come and destroys his harvest completely. और वो जैसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है वैसे इनिशियली तो रेन ही स्टार्ट होती है, तो वो बहुत खुश होता है, बट वो रेन कन्वर्ट हो जाती है हेल स्टॉर्म में, और उसकी वजह से उसका पूरा हार्वेस्ट जो है वो खराब हो जाता है. लेंचो वॉज वेरी सैड. हाउएवर ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड. उसका गॉड में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ था. ही वॉज सर्टेन दैट गॉड वुड हेल्प हिम. उसको ऐसा लगता था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे. ऑल्सो ही वॉज एन एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन. ऑल्दो वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द फार्म, ही न्यू राइटिंग. वो एक लिटरेट फार्मर था, ठीक है, वो पढ़ा लिखा था, उसको पता था हाउ टू राइट. सो दस ही कंपोजेस अ लेटर टू गॉड. इन द लेटर ही आस्क्स गॉड टू सेंड हिम 100 pesos. At that point he went to the post office and put his letter into the post box. तो ये बिल्कुल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है. ये गॉड को लेटर लिखता है और 100 pesos मांगता है कि भाई मुझे मेरी फैमिली को फीड करना है, और वो लेटर पोस्ट ऑफिस में डाल देता है, जिसमें वो एड्रेस किसका होता है, गॉड का होता है. So the postmaster removed the letter from the letter box. He reads the letter on it and laughed very much. Basically जो लेंचो होता है वो एड्रेस पे गॉड का पूरा मेंशन कर देता है एड्रेस. अब ये चीज पोस्ट मास्टर के लिए कैसे न कैसे बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं ह्यूमरस हो जाती है, और ह्यूमरस की वजह से पोस्ट मास्टर इस चीज पे हंसने लगता है. इनिशियली वो बहुत हंसता है. Also, he rushed to the postmaster and demonstrated to him that strange letter. वो जो पोस्टमैन है वो हंसने लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको पता है कि ये डिलीवर कैसे करेगा वो गॉड को. तो वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है और उसको भी ये ह्यूमरस सा लेटर दिखाता है और हंसने लगते हैं वो लोग. Moreover, the postmaster also laughed in the same way when he saw the address of the god. पोस्टमास्टर को भी हंसी आ जाती है, भाई ऐसे गॉड को एड्रेस करके कौन लेटर लिखता है. However, on reading the letter, he got very serious. उसके बाद जब उन्होंने लेटर पढ़ा तो वो थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं. He lauded his man who had unquestioned faith in God and decided to help him in terms of money. उसके बाद वो इस मैन के लिए, लेंचो के लिए थोड़ा सा मर्सी फील करते हैं, बहुत ज्यादा पिटी फील करते हैं, और ये देखते हैं कि भाई उनका कितना बिल्कुल फर्म फेथ है गॉड में. ठीक है, ही वॉज हैविंग सच अ फेथ कि नहीं, मैंने गॉड को लेटर लिखा है यानी कि मुझे पैसे मिलेंगे, तो वो उसकी मदद करने के लिए मनी कलेक्ट करने में हेल्प करता है. He asked the employees of the post office to give charity. वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से बोलते हैं कि भाई जितना जितना दे सकते हो उतना उतना चैरिटी में दे दो. Moreover, he gave a part of his salary to. वो अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट जो है वो दे देते हैं. He gives to Lencho. However, they were able to collect only a little more than 50 pesos as required for by Lencho. Lencho को कितने चाहिए थे? 100 pesos. लेकिन ये कितने कलेक्ट कर पाए? 50 से थोड़ा सा ज्यादा pesos ये कलेक्ट कर पाए. The postmaster put the money in an envelope. It was addressed to Lencho. और वो उस मतलब लेंचो ने जो एड्रेस दिया था टू का गॉड वाला, तो वो तो फुलफिल नहीं हो पाया, बट अब पोस्ट मास्टर लेंचो का एड्रेस करते हुए वो लेटर लिख देते हैं.
On Sunday, Lencho once again came to the post office. He asked if there was a letter for him. Lencho वापस से आता है post office और पूछता है कि भाई मेरे लिए कोई letter आया है क्या? The postmaster took out the letter and handed it to Lencho. Postmaster क्योंकि उसमें पैसे थे तो वो खुद ही Lencho के हाथ में वो letter देना चाहते थे. Lencho was not surprised after seeing the money. But Lencho surprised नहीं था. Lencho क्यों surprised नहीं था भाई? He had firm faith in God. उसका बिल्कुल अनशेकिंग फेथ था, भगवान मुझे पैसे देंगे ही देंगे अगर मैंने उनसे मांगे हैं तो. Lencho was not surprised after seeing the money, but when he counted the money, he became angry on God. जब वो पैसे उसको मिल गए, उसको ये नहीं कि भगवान मुझे पैसे कैसे भेज सकते हैं, ऐसे तो हम में से कोई भी लेटर लिखेगा भगवान हमको पैसे भेज देंगे, ऐसा नहीं होता है. लेकिन उसको इस चीज का कोई सरप्राइज, कोई एस्टोनिशमेंट था ही नहीं कि मुझे भगवान ने रिप्लाई में लेटर लिख कर दिया है. जबकि वो पैसे गिनने लगता है तो उसको गुस्सा आ जाता है. क्या बोलता है वो? He was sure that God could not have made mistake. अब उसका फर्म फेथ है भाई भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे, तो वो इस फर्म फेथ को मेंटेन रखता है और बोलता है कि भगवान कभी भी पैसों के मामले में गड़बड़ नहीं करेंगे, किसी भी मामले में गड़बड़ नहीं करेंगे. He took out paper and ink and wrote one more letter to God. उसके बाद वो भगवान को एक और लेटर लिखते हैं उसके रिप्लाई में जो पैसे उन्होंने भेजे. Then he put it into the letter box. उसके बाद वो उसको letter box में डाल देता है. After Lencho had left the place, the postmaster and the employees read the letter. जब लेंचो वो लेटर डाल के चला गया पोस्ट ऑफिस में तो वहां पर जो पोस्ट मास्टर है वही कॉन्वर्सेशन कर रहा था थ्रू लेटर, ठीक है, लेंचो से. तो वो वापस से लेटर निकालता है. In it, Lencho had complained to God that he had received only 70 pesos. वहां पर लेंचो जो है वो कंप्लेन करके जाता है कि भाई मैंने आपसे 100 पेसोस मांगे थे, आपने तो मुझे बस 70 पेसोस ही भेजे. Also he requested God to send him the rest of the money this time. तो भगवान जी आप मुझे बचे हुए पैसे भेज दीजिए. However, he asked God not to send the money through the mail. कि भाई मेल मत करना, यहाँ पोस्ट ऑफिस में मत भेजना पैसे. He wrote that the post office employees were a bunch of crooks. भाई ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है ना, ये bunch of crooks हैं, है ना. ये बिल्कुल मतलब ये मेरे पैसे खा गए हैं, तो आप यहाँ पोस्ट ऑफिस में तो मत भेजना मेरा एनवलप. एंड thus might have stolen the money. और मुझे ऐसा लग रहा है कि यही मेरा जो पैसे हैं जो आपने मुझे भेजे यही वो खा गए होंगे, इसीलिए आप मुझे मेरे पैसे मेरे घर पे ही भेजना, मेल मत करना. तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला, वी लर्न दैट द फेथ हैज पावर टू गिव अस व्हाट वी वांट. जब हम फेथ रखते हैं किसी चीज में तो हमें जो चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है. हम बस थोड़ी सी मेहनत करते हैं उसके लिए और वो चीज हमें मिल जाती है. टू फुलफिल आवर नीड्स, हाउएवर, वन मस्ट रियलाइज दैट ह्यूमैनिटी स्टिल प्रिवेल्स. क्योंकि लेंचो इतना ज्यादा हम बोल सकते हैं अनट्रस्ट करने लगा था लोगों पे. उसको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भगवान मेरे लेटर के रिप्लाई में मुझे पैसे भेज रहे हैं. एक तो ये उसका सबसे पहला कि उस ह्यूमैनिटी तो है ही नहीं, जबकि पूरे एम्प्लॉइज ने, पोस्ट मास्टर ने खुद अपनी सैलरी का पार्ट भी दिया. उसके बाद भी लेंचो जो था वो थैंकफुल नहीं था, उसको ग्रेटफुल फील होना चाहिए था सबके लिए. लेकिन वो कंप्लेन करता है कि दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, इन्होंने मेरे पैसे चोरी कर लिए हैं. तो हमें थोड़ा सा फेथ रखना चाहिए दैट ह्यूमैनिटी स्टिल प्रिवेल्स. So this was about the chapter. Now we shall see the important questions related to this chapter. People get support from family and friends during bad times. How does Lencho's family behave after the harvest is ruined? Basically, Lencho का जो family होता है, especially उसकी जो wife होती है, वो बहुत ही consoling होती है. वो उसको बहुत ही ज़्यादा calm down करने की कोशिश करती है और उसको बोलती है that you have your faith in God. और तुम मतलब भगवान में इतना विश्वास रखते हो तो हमारी फैमिली कभी भी भूखी नहीं मरेगी. और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा उसको कंसोल करने की कोशिश करते हैं या कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश करते हैं दैट ही वुड डेफिनेटली फाइंड अ वे टू सर्व हिज फैमिली. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. What does this line tell us about the norm among such farmers then? Basically, yes, he was a farmer. He used to work very hard. He was a dedicated farmer, I must say, but he was also a learned man.
वो लिटरेट था, पढ़ा लिखा था और इसीलिए वो लेटर लिखकर गॉड से पैसे मांग सकता था, ठीक है. Although he was an ox of a man, that means he was very dedicated and hard working. Then what according to you would have been the likely reaction of Lencho's wife upon knowing about him writing an actual letter to God? तो ये आप मन से बना सकते हैं कि भाई जब उसने घर जाके बताया होगा अपनी वाइफ को कि मैंने सच में गॉड को लेटर लिखा है तो उसने कैसा बिहेव करा होगा. दिस यू कैन राइट. दिस इज एन इंटेलेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन. So Lencho awaited eagerly for a reply to his letter to God. Do you think the postmaster was also very keen to know Lencho's reaction upon receiving the reply? Of course, postmaster ने यही एक्सपेक्ट किया होगा कि जब लेंचो को ये पैसे से भरा एनवेलोप मिलेगा तो वो शॉक हो जाएगा कि भगवान मुझे कैसे रिप्लाई कर रहे हैं. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. वो रिएक्शन पोस्टमास्टर को देखने को नहीं मिला. What were Lencho's feeling when he found the letters with the money in it? What did he do after opening the letter? क्या थी लेंचो की feeling? Initially he was not very like surprised to see the envelope. Instead he was angry when he counted the money. तो ये आपको इसमें पूरा explain करना है. Why would you not agree with Lencho calling them a bunch of crooks? Them here is the post office employees. तो क्यों आप agree नहीं करोगे? भाई इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो पता है कि वो पोस्ट मास्टर और जो एम्प्लॉइज थे पोस्ट ऑफिस के उन्होंने ही पैसे कलेक्ट करके लेंचो की मदद करी थी. उसका जो फेथ था वो उस चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे बिल्कुल भी गॉड पे से और इसीलिए वो लेंचो की मदद करते हैं उसको पैसे देकर. So this was all about the chapter. Now we shall proceed with the poem. Okay, so now we shall start with the poem that continues in the same chapter, Dust of Snow. तो नेक्स्ट हम पोएम देख रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो दैट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued. इस पर्टिकुलर पोएम में हमें ये बताया जाएगा कि किस तरीके से जिन चीज़ों को हम नेगेटिविटी का एक सिंबल मानते हैं या जो चीज़ें हमारे लिए एक बैड ओमेन का काम करती हैं, एज इन यहाँ पर बोला जा रहा है द फर्स्ट इज स्नो एंड द सेकेंड वन इज हेमलॉक ट्री. क्रो एंड द हेमलॉक ट्री. तो क्रो को हम ज्यादातर डेथ से रिलेट करते हैं या नेगेटिविटी से रिलेट करते हैं. सेम हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री है तो उसका कनेक्शन भी हम कहीं ना कहीं हम बहुत रिलेट करते हैं नेगेटिव टर्म्स में. बट उसकी वजह से पोएट क्या कह रहे हैं कि भाई मेरा जो मूड है वो चेंज हो गया. एंड चेंज हमें यहाँ तक की पोएम में ऐसा लगता है कि उनका मूड जो है वो अच्छा था बुरा हो गया होगा, लेकिन वो लास्ट में आपको एक चीज बहुत क्लियरली बताते हैं और वो क्या है, वो ये है कि इट हैज सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे जो पोएट ने रूड में यानी कि रिग्रेट में बिता दिया था. आधे से ज्यादा दिन उन्होंने किसी चीज के पछतावे में या किसी चीज को मतलब नेगेटिव थॉट्स में थे वो, और इस पर्टिकुलर एक्टिविटी ने उनका जो मूड है वो सही कर दिया था. तो इस पर्टिकुलर पोएम का हम समरी देखते हैं. This short poem by Robert Frost throws light upon the unimaginable healing power of the nature and tiny things. ये जो पर्टिकुलर पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थ्रू लिखी गई है, ये हमें क्या बता रही है कि भाई जो अनइमेजिनेबल या हम बोले जिन चीज़ों को हम बुरा बोलते हैं, जैसे हम यूजुअली बोलते हैं कि अगर कोई कैट है स्पेशली ब्लैक कलर की अगर वो है और वो हमारे सामने से हम पास होके जा रही है, दैट मीन्स कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है. बट ऐसा नहीं होता. What do you know about that cat or where that cat is going? वो कैट शायद जा रही थी, आप उसके रास्ते में आ गए, ये भी तो हो सकता है. तो यहाँ पर जो छोटी सी पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, वो ये बताती है जो अनइमेजिनेबल चीजें हमारे साथ होती हैं. And most important part is the healing power of the nature and the tiny things. जो छोटी छोटी अच्छी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम पूरे दिन में खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, या हम बोले जब हम किसी नेगेटिव थॉट में होते हैं तो छोटा सा ही कुछ अच्छा हो जाना या हमारे फेस पर किसी चीज को लेकर स्माइल आना, दैट इज कॉल्ड द हीलिंग पावर ऑफ नेचर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ओके,
Then, from a bad mood to ill health, there is nothing that can't be cured by nature. भले हमारा मूड खराब हो या फिर हमारी तबीयत खराब हो, जब हमारी तबीयत खराब होती है तो जो मेडिसिन्स वगैरह बनाई जाती हैं, that is also taken from the nature itself. यस, कोई भी ड्रग अगर आप ले रहे हो और कोई भी मेडिसिन अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो कहाँ से बनाई जा रही है? किसी प्लांट से. ऑफ कोर्स प्लांट का सीड हो सकता है, प्लांट का लीफ हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो नेचर से रिलेटेड है. सेम अगर मैं बात करूँ, आपका मूड किसी दिन बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, मान लो, और आपको आपकी फैमिली, कोई भी आपका सिबलिंग या आपका फ्रेंड आपको बोलता है लेट्स गो आउट, हम बाहर जाते हैं. बाहर जाने का मतलब क्या है? आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट, स्पेशली जब आप हॉलीडेज पे जाते हैं तो आप सीनरीज वगैरह देख के बहुत खुश हो जाते हैं, कितनी सुंदर जगह है. तो आपके मूड से लेकर आपकी हेल्थ तक सब कुछ अगर ठीक हो सकता है, अगर बुरा है, नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव किस अकॉर्डिंग हो सकता है? नेचर के अकॉर्डिंग. ठीक है. So the author was experiencing one such bad day when a crow's movement near a hemlock tree dusted snow upon him. ऐसे ही एक दिन बैठे हुए थे नरेटर जो है, ये ऑथर सॉरी पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये बैठे हुए थे एक दिन पेड़ के नीचे, और वो पेड़ कौन सा था? हैमलॉक ट्री था. इट इज अ वेरी पॉइजनस ट्री. ठीक है, जहरीला पेड़ होता है ये. तो ये भी एक नेगेटिव टर्म ही है कि भाई जहरीले पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे, किसी चीज के बारे में नेगेटिव थॉट्स आ रही थी उनके माइंड में और वो अपना पूरा दिन उसी में खराब कर रहे थे. उसी दौरान क्या होता है? एक क्रो आता है एंड द मूवमेंट ऑफ द क्रो, इट्स नॉट शोन इन द पोएम दैट whether the crow was flying and then it came and sat upon the tree or it was already sitting and then it flew away. ये हमें मेंशन नहीं है, तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं दैट द पोएट वाज ऑलरेडी देयर एंड एज सून एज इट फ्लू अवे it shook some dust of snow and it fell upon the shoulders of the poet. तो यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि एक दिन ऐसा ही क्रो का मूवमेंट होता है हैमलॉक ट्री पे एंड इट डस्टेड स्नो अपॉन हिम. तो जो नीचे पोएट बैठे हुए हैं उनके ऊपर कुछ कुछ डस्ट बोला है. बेसिकली स्नो के या तो फ्लेक्स होते हैं बहुत पतले पतले, बट यहाँ डस्ट इसीलिए बोला है बिकॉज दोस पार्टिकल्स वर टू टाइनी, दे वर वेरी टाइनी, तो वो ऐसे डस्ट के दाने जैसा दिख रहा था. ठीक है. The snow instantly makes him happier, और स्नो की वजह से वो और ज्यादा cheerful और ज्यादा खुश हो जाते हैं. This day gets a lot better, और उनका जो दिन है, his day is now बहुत खुश हो जाते हैं, हम बोले बहुत cheerful हो जाते हैं, बहुत bubbly हो जाते हैं. Thus the supremacy of nature as a whole made him realize how petty his problem was. petty का मतलब होता है small. ठीक है, petty means small. तो कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी, आप बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में हो, छोटा सा कुछ ऐसा हो जाना जिसको देखकर ही आपके फेस पे स्माइल आ जाए, तो वो आपका दिन पूरा चेंज कर देती है, या उस प्रॉब्लम को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में या उस टाइम में आपको कम करके दिखाती है. The fact that hemlock tree is a poisonous combined with the crow being the indicator of doom and fear. हम क्रो को क्या मानते हैं ज्यादातर? अगर हम क्रो की आवाज सुनते हैं कॉन्टिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हम क्या बोलते हैं? दैट द क्रो इज लाइक इट्स अ सिंबल ऑफ डेथ. ओके, सो यहाँ पर हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनस है, और जो क्रो है इट्स द सिंबल ऑफ डूम एंड फियर. ठीक है, बहुत बुरे होने का और डर का एक सिंबल है. यूज्ड इन द पोएम as the carriers of happiness in life of the narrator is ironical. भाई उनका जो पूरा दिन है वो खराब है, वो नेगेटिव थॉट सोच रहे हैं, तो वो क्या मतलब यहाँ पर इस ट्री से उस पर्टिकुलर डस्ट ऑफ स्नो का गिरना, वो भी क्रो के थ्रू, यानी दोनों चीजें जो नेगेटिव हैं वो उन्हें किस पार्ट पर लेकर जा रही हैं? हैप्पीनेस के पार्ट पर लेकर जा रही हैं. इन द लाइफ ऑफ नरेटर इज आयरॉनिकल. आयरॉनिकल का मतलब क्या होता है? ये आयरनी है. ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए था. क्रो के उस डस्ट गिराने की वजह से उनका मूड और खराब हो जाना चाहिए था, उनको ये फील होना चाहिए था कि भाई मेरे साथ नेगेटिव हो रहा है सब, लेकिन वो इसको बहुत अच्छा सिंबल मानते हैं. जब उनके शोल्डर पे डस्ट आती है, छोटी छोटी स्नोफ्लेक्स आती हैं, तो वो उससे स्माइल करते हैं, तो ये उनके लिए आयरॉनिकल सिचुएशन बन जाती है. द पोएट through these objects has tried to highlight that sometimes creatures linked with the negative aspects of life can be the bringer of
चेंज। भाई उन क्रीचर्स को जिनको हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स या बैड ओमेन मानते हैं, बुरा मानते हैं अपने लिए, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिविटी का रीजन भी बन जाते हैं। Can be the bringer of change and happiness. Being outdoors in nature, अगर हम घर के बाहर रहते हैं, नेचर में रहते हैं, with all its unpredictability can benefit anyone. चीजें बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है हमारे साथ, कुछ भी चीज कभी भी हो जाती है, हम उस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से जान के नहीं रख सकते कि आज अगर मैं घर के बाहर जा रही हूँ तो मुझे कुछ सुंदर सा दिखेगा या मुझे कुछ बहुत ही बुरा सा दिखेगा। ये नेचर का पावर होता है, ठीक है। समटाइम्स इट सीम्स वेरी वेरी वंडरफुल, जो हमारा मूड पॉजिटिव कर देता है, अच्छा कर देता है, और कभी कभी हमें चीजें अच्छी नहीं लगती अपने आसपास। एंड इट कैन बेनिफिट एनीवन, एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। कोई भी पर्सन कहीं भी और किसी भी समय इनको बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर सकता है, और अगर उनको कोई बुरी चीज देखने को मिल रही है तो वहां पर वो नेगेटिव चीजें भी एसोसिएट कर लेता है। So this was all about the summary of dust of snow. Now further, let us see some important questions relating to the chapter. What is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? तो ये हमें पढ़ना है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। भाई इस चैप्टर में डस्ट ऑफ स्नो का क्या मतलब है? अगर स्नो गिर रही है, अगर बर्फ गिर रही है, तो या तो वो हेल के फॉर्म में गिरे, या फिर वो अगर आ रही है तो हम उसको स्नो फ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्नो फ्लेक्स, ठीक है। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो, तो वहां पर स्नोफ्लेक्स को ही रिप्रेजेंट किया गया है, बट दे आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स, इसीलिए वहां पर डस्ट को रिप्रेजेंट फ्लेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डस्ट वर्ड का यूज किया गया है। What does the poet says has changed his mood? किस वजह से पोएट का मूड चेंज हुआ है? So ये हम फिर से बोलेंगे, it is due to the falling of dust of snow from the hemlock tree by the crow. क्रो ने जो अपने मूवमेंट के थ्रू उस जो भी डस्ट थी या जो भी स्नोफ्लेक्स थी जो जमी हुई थी उस पेड़ के ऊपर, वो पोएट के ऊपर गिराई, और उसी से पोएट का मूड चेंज हो जाता है और वो बहुत ज्यादा चीयरफुल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज? पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ, इस पूरे आपको बताना है कि पहले ऐसा लग रहा था थ्रू आउट द पोएम, जब हैज चेंज हिज हार्ट वाला सेंटेंस, कि उनका मूड पहले अच्छा था, शायद बाद में बुरा हो गया, बट लास्ट की 2 लाइनों में वो क्लियरली बताते हैं this particular movement has saved some part of the day he had rued. उन्होंने जो regret में पूरा दिन अपना खराब कर दिया था, उसको अब वो ठीक कर सकते हैं, यानी पहले नेगेटिव था और अब पॉजिटिव है। तो ये वाला पार्ट आप इस क्वेश्चन में समझाएंगे। Next is, how does Frost present nature in this poem? The following question may help you to think of an answer. भाई ये किस तरीके से इस पोएम में नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? First is, what are the birds that are usually named in the poem? ज्यादातर पोएम किसके ऊपर होती है? पीकॉक के ऊपर होती है, पैरेट के ऊपर होती है, रेयरली किसी पोएम में क्रो का मेंशन होता है। बट इस पोएम में उन्होंने सबसे डेडली बर्ड हम बोले, या फिर जो डेथ को सिंबलाइज करती है, जो डूम को सिंबलाइज करता है बर्ड क्रो, उसको मेंशन किया हुआ है। What image comes to your mind when you think of a crow? So ये आपका इंटेलेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप अपने माइंड से लिखेंगे कि जब आप क्रो के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या दिखता है, ठीक है। वहां पर आपको डर दिखता है, वहां पर आपको फियर दिखता है, वहां पर आपको डेथ वाला सिंबल दिखता है। What do the crow and the hemlock represent? Joy or sorrow? Of course, sorrow. What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? तो ये आपको पूरी जैसे थ्रू आउट पोएम में उन्होंने बताया कि इस तरह से हैमलॉक ट्री के ऊपर से जो क्रो है उसकी मूवमेंट की वजह से डस्ट ऑफ स्नो गिरा राइट पोएट के ऊपर। तो ये आप पूरा समझाएंगे सिनेरियो, और उसके बाद ये भी बताएंगे कि उनका मूड जो था वो पहले पूरा दिन वो खराब कर रहे थे रिग्रेट में, नेगेटिव थॉट्स में, अब वो उसको चेंज करके रिवर्स कर देते हैं और वहां पर वो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग या फिर अपना बाकी का दिन जो है वो पॉजिटिविटी के साथ बिताना पसंद करेंगे। Then simple moments prove to be very significant and saves the rest of the day of the poet from being wasted. Explain on the basis of the poem Dust of Snow. छोटा सा एक मूवमेंट होता है क्रो का, उसकी वजह से उनका पूरा दिन बच जाता है। तो ये आपको इस
आंसर के थ्रू आउट समझाना है. The poet was sad and depressed, but one comical incident lifts his spirit. He is full of joy and happiness again. Based on the reading of the poem, write a paragraph on the topic happiness is relative. ये आपके मोस्टली इंटेलेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है और वहां पर आपको पोएम से ही कंटेंट उठाकर उसको इलस्ट्रेट करना होता है और पूरा का पूरा आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाना होता है. ठीक है. As a crow, you feel highly insulted by the incorrect perception humans have about your species. Imagine yourself to be a crow and write your opinion about this prejudice. ये जो आपका एक थॉट बना हुआ है, मेंटालिटी बना हुआ है कि क्रो जो है वो एक सिंबल ऑफ डेथ है, डूम है, फियर है, ये आप एज अ क्रो सोच रहे हो कि भाई मुझे ऐसा माना जाता है, तो अपनी फीलिंग्स को आपको एडुकेट करना है एज अ पैराग्राफ. और ये जो प्रेजुडाइज है यानी कि मान्यता है, ऐसा माना जाता है, इसके बारे में आप लिखेंगे कि क्या आपका सोचना है अगर आप क्रो होते और आपके बारे में लोग ऐसा जो परसेप्शन है वो रखते. मेक एन अपील फॉर ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स. तो अभी तक जो स्टीरियोटाइप्स मतलब चलते आ रहे हैं, जो ओपिनियंस बने हुए हैं, उसको तोड़ते हुए आप क्या कहना चाहेंगे. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर एंड नाउ वी शैल प्रोसीड विद द नेक्स्ट पोएम व्हिच इज फायर एंड आइस. सो ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही पोएम है, आपको डस्ट ऑफ स्नो के बाद दी गई है, तो हम इसको भी आगे लाइक कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसी के साथ ही. सो फायर एंड आइस इज अ पोएम अगेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Again written by Robert Frost. तो एक बार मैं आपको इसका पूरा मीनिंग बता देती हूँ पोएम का लाइन बाय लाइन. Some say the world will end in fire, some say in ice. तो यहाँ पर पोएट जो है वो कुछ लोगों से कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, तो वो ये बोलते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये पूरी दुनिया जो है ये फायर की वजह से खत्म हो जाएगी. यहाँ पे बच्चों फायर का मतलब है यहाँ पर फायर का मतलब है ह्यूमन बीइंग्स के डिजायर और आइस का मतलब इस पूरी पोएम में है हमारा हेट्रेड. ओके, तो किस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग्स की ग्रीड है, ह्यूमन बीइंग्स के जो डिजायर है, चीजों को लेने के लिए बहुत ज्यादा विलिंगनेस है, वहां पर कुछ लोग तो कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये फायर की वजह से यानी हम ह्यूमन बीइंग्स के डिजायर की वजह से खत्म हो जाएगी, और कुछ लोग कहते हैं कि आइस की वजह से ये दुनिया खत्म हो जाएगी. यानी जितना हेट्रेड हम लोगों में है, किसी दिन हम लोग इतने कोल्ड हार्टेड हो जाएंगे कि हम दूसरों के लिए फील करना बंद कर देंगे, उनसे जेलस होना स्टार्ट हो जाएंगे और अपनी ही ग्रीड या अपने ही हेट्रेड की वजह से इस दुनिया को खत्म कर देंगे. तो कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया डिजायर से खत्म होगी और कुछ लोग कहते हैं कि हेट्रेड से ये दुनिया खत्म होगी. लेकिन फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जितना कि मैंने ह्यूमन बीइंग्स के डिजायर को देखा है, मैं आई होल्ड विद दोज मतलब आई फेवर दोज, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा जो बोलते हैं कि फायर से यानी ह्यूमन बीइंग्स के डिजायर से ये दुनिया खत्म होगी. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट अगर दूसरी बार दुनिया को खत्म होना होगा, तो आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. तब मैं ये बोल सकता हूं कि दूसरी बार ये दुनिया आइस से खत्म होगी. यहाँ पर बच्चों आपको पैराडॉक्स देखने को मिलता है. पैराडॉक्स का क्या मतलब है, यहाँ पर ऊपर ऑलरेडी पोएट ने ये बोल दिया कि ये दुनिया डिजायर से खत्म होगी, यानी कि ये दुनिया फायर से खत्म होगी. तो अब अपनी ही बात को कंट्रास्ट करते हुए वो कहते हैं कि नहीं, अगर दुनिया को दूसरी बार खत्म होगा, जो चीज एक बार खत्म हो चुकी है वो दूसरी बार कैसे खत्म होगी. So he says when the world will perish twice, अगर दूसरी बार दुनिया को खत्म होना होगा तो वो इतना हेट तो जानते ही हैं कि वो ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन के लिए यानी तबाही के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट. हेट्रेड जो हमारे अंदर है, जो एनवे हम लोग दूसरों के लिए फील करते हैं, वो बहुत ज्यादा है एंड इट वुड सफाइस. इतना सफिशिएंट क्वांटिटी में इनफ हेट है कि हम पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं. So this was line by line meaning of the entire poem. Now we shall see the summary.
So Robert Frost's poem Fire and Ice is a strong symbolic poem. ये क्या है? ये एक symbolic poem है where fire is used as the emotion of desire and ice that of hate. तो fire जो है उसको यूज किया गया है desire बताने के लिए और ice जो है उसको यूज किया गया है hatred बताने के लिए. Okay? He has used the idea of two groups who have their own possible explanation for the world of for the end of the world. भाई दो ग्रुप्स हैं लोगों के. एक ग्रुप कह रहा है कि फायर के साथ दुनिया खत्म होगी यानी ह्यूमन बींग्स के डिजायर के साथ, और एक ग्रुप कह रहा है कि जो ये है हम बोल सकते हैं आइस है, हेट्रेड है, इनके साथ दुनिया खत्म होगी. ठीक है. So one is of the opinion that fire alone can destroy each and every possibility of life on earth. जो फायर है यानी जो हम ह्यूमन बींग्स का डिजायर है ये पूरी तरह से खत्म कर सकता है लाइक लाइफ को यानी कि हमारे वर्ल्ड को, अर्थ को, दुनिया को खत्म कर सकता है. While the other things that if ice as a result of extreme low temperature could cover the earth's surface, it would lead to the end of the world. भाई अगर आइस जो है ये बिल्कुल लो टेम्परेचर पे चली जाएगी यानी कि हम कोल्ड हार्टेड हो जाएंगे, हमें कुछ फील ही नहीं हो रहा होगा अपने हार्ट में दूसरे पर्सन के लिए. ये पूरी सिंबॉलिक पोएम है. तो ये आपको पूरा का पूरा सिंबलाइज करके दिया हुआ है कि भाई आइस जो है वो आपके अंदर के इमोशंस को बोला जा रहा है. जब आप इतने कोल्ड हार्टेड हो जाओगे, आप कुछ फील नहीं करोगे किसी और पर्सन के लिए जिससे आप सबसे ज्यादा क्लोज हो, जिससे आप बहुत लाइक यू आर अफेक्शनेट टुवर्ड्स एनीबडी, तो आपका वो अफेक्शन खत्म हो जाएगा, आप किसी के लिए फील नहीं करोगे. तो उस टाइम ये दुनिया खत्म हो जाएगी. क्यों? क्योंकि तब आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होंगे. और अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हम वहां अपने लिए नहीं, अपने आसपास अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के लिए आए हैं. और हम जो कर रहे हैं, जो एक्शन करते हैं, हम वो किसी और के लिए करते हैं. ठीक है. तो इसकी वजह से दुनिया बहुत आसानी से खत्म हो सकती है. इट वुड लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड. But the components are compared with self-destructing human emotions. कौन-कौन से हैं ये human emotions? Desire and hatred. The poet is originally of the opinion that he has been very closely associated with the fiery desires. तो यहाँ पर जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो बोलते हैं कि मैंने पर्सनली जितना एक्सपीरियंस किया है ह्यूमन बींग्स के डिजायर को, मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ उस ग्रुप के साथ जो कह रहा है कि फायर से ये दुनिया खत्म होगी. जो उनके फायरी डिजायर्स हैं यानी कि डेंजरस डिजायर्स हैं, खुद कुछ पाने की डिजायर में वो दूसरे का लॉस करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, ऐसे ह्यूमन बींग्स के डिजायर्स अब हो चुके हैं. And considers it capable of bringing human being on the verge of destruction. और हमारे अंदर इतना ग्रीड है, हमारे अंदर इतना जेलसी है दूसरों को लेकर, या इतने डिजायर्स है चीजों का, we have that mania of possessing things. हमें बिल्कुल एक मेनिया है चीजों को लेने का, एक पागलपन है चीजों को ग्रैब करने का, और हम उन चीजों को पकड़ने के लिए दूसरों का लॉस या उनको हार्म पहुंचाने की भी कोशिश करने लगे हैं. एंड इसीलिए ये जो आपका पर्टिकुलर इमोशन है डिजायर का, इसके साथ वो कहते हैं इट इज कंसिडरिंग इट केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग ह्यूमन बीइंग ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन. इससे ह्यूमन बीइंग का डिस्ट्रक्शन श्योरिटी के साथ हो सकता है. Then thus he considers fire as more competent for destruction. इसीलिए वो बोलते हैं कि अगर हम competition करेंगे तो fire ज़्यादा competent है, वो ज़्यादा capable है जीतने के. But then he thinks that icy hatred, अगर icy hatred की, अगर cold hearted होने की हम बात करें, is just as capable of ruining humans. तो वो भी human beings को पूरी तरह से बर्बाद करने के, ruin करने के capable है, though slowly and steadily. धीरे धीरे करेगा, आराम से, gradual process रहेगा, लेकिन पूरी तरह से कर देगा. Therefore, if Earth was to end twice, अगर Earth 2 बार खत्म होगी, ice would be just as good as fire. Ice भी fire की जितना ही अच्छा है पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए. If fire would lead to rapid destruction, ice would lead to silent damages.
अगर फायर बहुत, अगर कहीं आग लगती है तो वो रैपिड डिस्ट्रक्शन होता है, जल्दी से सब कुछ तबाह हो जाता है। लेकिन अगर फ्रीजिंग की हम बात करें, आइस की अगर हम बात करें, तो वहां पर धीरे धीरे जो प्रोसेस होता है वो बहुत ग्रेजुअल होता है, बहुत स्लो होता है, लेकिन उससे भी पूरी तरह से दुनिया खत्म हो सकती है। सिमिलरली, इफ फायर इज प्योर पैशन, ice is pure reason. Thus, the poem very artistically underpins the philosophy that we let our emotions rule us. हम अपने emotions को बिल्कुल कंट्रोल नहीं करते हैं, हम अपने इमोशंस को पूरी तरह से राइट दे देते हैं खुद को कंट्रोल करने का, जबकि हमारा कंट्रोल होना चाहिए इमोशंस पे, इमोशंस का कंट्रोल हम पे नहीं होना चाहिए। अगर हमें कोई भी चीज एक बार बुरी लग जाए तो हम उसको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। अगर मुझे एक जगह पे कोई भी मेरे साथ बुरा इंसिडेंट हो गया तो अब मैं उस प्लेस को अवॉइड कर दूंगी, दैट इज नॉट ट्रू, ये करना सही नहीं होता है। हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए और इसी के थ्रू हम अपने डिजायर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एज so emotion should not rule us, and if don't control them, they will surely bring us on the verge of chaos. अगर हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते तो हम बिल्कुल वर्ज पे होंगे, यानी कि बिल्कुल लास्ट लेज पर होंगे chaos के, ठीक है। तो पूरी तरह से अगर हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते तो हमें बर्बाद होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। So this was the summary of the poem. Now we shall see some important questions. How does the poem depicts the two contrasting ideas, भाई fire और ice, ये दो बिल्कुल contrasting ideas हैं, बिल्कुल opposite words हैं, we can say. Fire is something very fiery and something we can say very like dangerous, and ice को हम इतना ज़्यादा fiery नहीं मानते हैं of course, but उसकी वजह से पूरी दुनिया, अगर आप सोचिए इतना low temperature हो जाए कि दुनिया जम जाए, तो वहाँ से भी हम आसानी से world का end मान सकते हैं। So, can hatred destroy us and the world? Explain bringing out the values which can make this world a better place to live in. तो पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हाउ डज द पोएम डिपिक्ट्स द टू कंट्रास्टिंग आइडियाज फायर एंड आइस। तो फायर को आप समझाएंगे डिजायर है और आइस को आप समझाएंगे हेट्रेड एंड ग्रीड है, जेलिसी है, एनवे है। सो कैन हेट्रेड डिस्ट्रॉय अस एंड द वर्ल्ड? क्या हेट्रेड हमें डिस्ट्रॉय कर सकती है? डेफिनेटली कर सकती है। अगर हम इतने ज्यादा कोल्ड हार्टेड हो जाएंगे कि हम अपने क्लोज वंस के लिए या अपने लवेबल लोगों के लिए फील नहीं करेंगे, देन व्हाट आर वी लिविंग फॉर हियर ऑन अर्थ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम। सो राइम स्कीम के लिए वी नीड टू गो बैक टू द पोएम। सो राइम स्कीम ऑफ द पोएम आप यहां से निकाल सकते हैं, it would be A, then B, then A and A. Twice goes with ice, then hate, then again B, C and would suffice B. So it is A, B, A, A and B, C, B, C, B. This is the rhyme scheme of the poem. Now we shall see the question. How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? भाई contrasting ideas again आपको fire और ice को ही समझाना है इसमें भी, ठीक है। Now there are many ideas about how this world will come to an end. What are they? कौन कौन से ideas हैं जो हम basic life में सोचते रहते हैं कि ये दुनिया खत्म होगी? Do you agree with the poet and his understanding of the poem and his understanding of the issue in this regard? वो जो जिस तरीके से पोएम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो अपनी बात समझाने में बिल्कुल कामयाब होते हैं? क्या आप उनकी बात समझ पाते हो? क्या आप उनका जो ये इशू है, यानी कि हमारी जो डिजायर और हेट्रेड कंट्रोल में कर रखने का जो वो हमारे अंदर अवेयरनेस ला रहे हैं, क्या वो सही है और आप इस बारे में क्या समझते हैं? Then what do the metaphors of the ice and fire convey to the readers? Metaphors आपको बताना है, ice का hatred, fire का desire. Don't they represent the two extremes of human behavior that can lead to destruction? Of course they do, and the death of the world. Yes, they do. What is the message that the poet wants to convey to the readers? क्या message है? Again,
हमें अपने जो इमोशंस हैं, जो हम पे हावी हो जाते हैं और बहुत सारी बार हमारे गलत डिसीजन का रीजन बन जाते हैं, हमें उन्हें अंडर कंट्रोल रखना चाहिए. In this world, nothing is immortal. Explain with a reference to the poem Fire and Ice. ये इंटेलेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप पूरी तरह से पोएम से एग्जाम्पल्स लेकर एडुकेट करेंगे. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर अ लेटर टू गॉड, और उसी से रिलेटेड हमारे पास 2 पोएम्स थी, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस. So here we come to an end of this particular chapter. Now we'll be back with another video. Till then, you keep learning and keep practicing. Have a good day.